अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग ठाकुर जी, जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस की लगातार बात करी जा रही थी, आज बजट 2026 के जरिए उस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर हम सवार तो हो गए हैं, लेकिन क्या गति उतनी रहेगी कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं? निश्चित तौर पर गारंटी के साथ कह सकते हैं अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप याद करिए 2014-15 में भारत था क्या? कांग्रेस की सरकार में दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था और 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और आज का बजट जो है, बजट 2026, ये विकसित भारत का संकल्प इसमें दिखता है। अगर मैं कहूं बजट 2026 आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति और हमारे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, समावेशी विकास का बजट और सेवा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बजट है। अगर आप कुल मिला के बजट के सभी पहलुओं पर देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि जहां पिछले साल 50 लाख करोड़ हमने खर्च किए थे, इस साल हम 53 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाले, लगभग 5.6% ज्यादा उस पर खर्च करेंगे, यानी कि हम खर्च भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो फिजिकल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, हम उसको कम कर रहे हैं। नेहा जी, उसमें देखिए आप, इसको कम करके हमने पिछले साल इस साल 4.4 पे ले आए थे और अगले साल हम इसको 4.3 पे ले जाएंगे राजकोषीय घाटे को। एक और आंकड़ा एक्सपेंडिचर था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होता था 2 लाख करोड़, इस साल बढ़कर 12,20,000 करोड़ हो गया है। यानी कि सरकार 12,20,000 करोड़ खर्च करेगी तो प्राइवेट सेक्टर भी 5-6 लाख करोड़ खर्च करेगा। तो 17-18 लाख करोड़ जब खर्च होगा तो कितना रोजगार उत्पन्न होगा। यही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखिए। इंडिया क्या करने वाला है? सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च, ताकि हमारे यहां पे चिप्स और बाकी फैब की मैन्युफैक्चरिंग हो। साथ में हम लोग केमिकल हब इसको बनाने वाले हैं। बायोफार्मा शक्ति उसको लॉन्च करके बायोफार्मा हब इसको बना रहे हैं। यही नहीं, साथ ही साथ हमारे जो पुराने एमएसएमई सेक्टर्स हैं, उसका जो हमारा जितना भी हजारों इंडस्ट्रीज हैं, उनके अपग्रेडेशन के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कंटेनर हमें विदेश में माल भेजने के लिए चाहिए, कंटेनर हब इसको बना रहे हैं। आपको टोक रही हूं क्योंकि आपने एमएसएमईज का जिक्र किया है। आपने कहा कि एमएसएमईज को अपग्रेड करने के लिए 2 फंड्स बनाए गए हैं और उसमें भी बजट एलोकेशन किया गया है, लेकिन उन एमएसएमईज का क्या होगा अनुराग ठाकुर जी, जो कोरोना के समय बंद हो गए थे? वो एमएसएमईज जो आपकी और उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिस तरीके से उन्हें लोन दिया जाता है उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए, जो क्रेडिट उन्हें मिलता है, या फिर जिस तरीके से उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है विज़ावी जिस तरीके से उनका स्टार्ट, एक तरीके से उनकी शुरुआत होती है, उसको अगर देखा जाए तो उसको आपने बेहतर करने के लिए क्या किया है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोरोना के समय में देश का वित्त राज्य मंत्री था मोदी जी की सरकार में, और उस समय लाखों करोड़ रुपए का बजट हमने लॉन्च किया मोदी जी के कहने पे दुनिया भर। आपको याद होगा 80 करोड़ गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना भी उस समय लॉन्च हुई, जो अब तक चल रही है। उस समय 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड बैंक से दिया गया उद्योग को, एमएसएमई को, ताकि लोन जल्दी वापस ना करे। उसके बाद हमने 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया, लगभग 4 लाख करोड़ रुपया दिया है, जिससे एमएसएमई केवल बचे नहीं, आगे बढ़े। साथ ही साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल जिसको कहते हैं, सरकारी खरीद लगभग 6 लाख करोड़ रुपया उस पर सालाना हो गई है, जिससे एमएसएमई सेक्टर से खरीद की जाती है। और ट्रेड्स के माध्यम से भी 7 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई सेक्टर को दिया जाएगा। और ये भी जो पैसा इसमें आज भी कहा गया, इसमें उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए और साथ में नए टूल रूम बनाने के लिए, वो सारा पैसा एमएसएमई सेक्टर के लिए ही है। अगर हम हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम को भी साथ में जोड़ लें, या महात्मा गांधी स्वराज, ग्राम स्वराज पहल की बात करें, इससे भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार और विलेज में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है अनुराग जी,
पॉपुलिस्ट मेजर्स का कहीं ना कहीं अभाव आज के बजट में दिखाई देता है, क्योंकि आपका कोर जो वोटर बैंक है, जो आम जनता है, उनकी जेब में पैसा डालने के लिए कौन से मेजर्स हैं? क्योंकि अगर मार्केट सेंटिमेंट्स को भी देखा जाए तो आज मार्केट सेंटिमेंट्स भी इस बजट के लिए सकारात्मक नहीं दिखाई दिए। तो क्या वो पॉपुलिस्ट मेजर्स जिनकी लगातार अनदेखी पिछले साल तो नहीं की गई थी, लेकिन इस साल माने की गई है? देखिए 12 लाख तक पहले जीरो टैक्स है। और मैं आपको एक बात और कहूँ, हमने आसान ईज ऑफ लिविंग बिजनेस के लिए क्या क्या कर दिया। आसानी से उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़े तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट उसको लागू करने वाले इसी अप्रैल से होगा। अलग अलग समय पर लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स दे सकते हैं, उसको और सरल बनाया है। मार्च तक उसको हमने कर दिया, 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया तो और सरल कर दिया। जीएसटी और लेबर की रिफॉर्म्स हम पहले ला चुके हैं। ऐसे 4 तरह की रिफॉर्म्स हमने अलग अलग सेक्टर्स में लेके आए, जिससे व्यापारी को भी लाभ मिला तो मजदूर को भी लाभ मिला है। इससे सब वर्गों का लाभ हुआ, काम करना भी आसान हुआ, जीवन भी आसान हुआ और साथ ही साथ देश की प्रगति भी हुई और देश के लोगों की आय भी बढ़ने का काम हुआ है। अगर आप देखें, आज से 11 साल पहले हमारे देश के 12 बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं, उनमें से 12 में से 11 पीसीए फ्रेमवर्क में थे, यानी कि घाटे वाली स्थिति में थे। हमारी सरकार 4R रिफॉर्म्स लेके आई, आज 12 के 12 मुनाफे में है। हमने वो भी कदम उठाया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बाकी क्षेत्रों को देखिए बायोफार्मा हब की हमने बात की, तो साथ ही साथ मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की बात की, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए 3 एम्स टाइप इंस्टीट्यूशन खोलने की बात की, 5 यूनिवर्सिटीज के आसपास शहर बसाने की बात की। और यही नहीं, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे देश भर में तैयार करके उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और तो और पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1,04,000 करोड़ रुपया बजट आज हमने मेडिकल का किया, यानी कि हेल्थ मंत्रालय का किया। तमाम पॉइंट्स आपने अनुराग जी गिना दिए हैं जो इस रोड मैप को क्लियर करते हैं कि कैसे हम रिफॉर्म एक्सप्रेस की और गति बढ़ा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है।